तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शांति हरी सुधान में चांद फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग डेली 1 बजे से क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें क्लास 10th का पहला चैप्टर मैंने चालू किया था। वो है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी और कुछ टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैंने रोक दी थी और मुझे आगे बताना था। जैसे मुझे पाचन तंत्र में मैंने मुख्य गुहा में 3 चीजें बताई थी, जीभ, लार ग्रंथियां और दांत, जिसमें मुझे जीभ के बारे में पढ़ाना था। दांत के बारे में पिछले क्लास में यानी लेक्चर 4 में हमारा दांत खत्म हो चुका था, यानी हम दांत के बारे में बता चुके थे। तो सेकंड हमारा इसमें क्या है, जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। तो आए जीभ के बारे में समझते हैं। जीभ जो है हमारा, जीभ जीभ हमारा एक मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। जीभ हमारा कहाँ स्थित है? तो मुख गुहा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुख गुहा में स्थित स्थित है। कहाँ पे? तो फर्श पे। कहाँ पे? तो फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। क्या है? मांसल रचना, यानी एक मांसपेशिया जो होती है ना, मांसपेशिया, उसमें कोई हड्डी नहीं है, मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया जीभ। ये हमारा क्या हो गया? जीभ। यह क्या है? ये मुख गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो मुख गुहा में हमारा स्थित होता है। और इस जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलियां या टेस्ट बड्स कहते हैं, ना टेस्टिंग बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बड। यानी हमारे जीभ पर, किस पर? जीभ पर, हमारे जीभ पर कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिंग बड यानी स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वाद कलिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण, इन्हीं स्वाद कलियों के कारण, किसके कारण? इन्हीं स्वाद कलियों के कारण हमें स्वाद का पता चलता है। किसका पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। कौन कौन से स्वाद? खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा इत्यादि जो स्वाद होते हैं, उनका पता हमसे किससे चलता है? तो हमें स्वाद कलिका यानी स्वाद कलियों से पता चलता है। ये स्वाद कलियां कहाँ स्थित होते हैं? तो जीभ में। किस रूप में स्थित होते हैं? तो छोटे छोटे छिद्र के रूप में स्थित होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वाद कलियां कहते हैं। अब यही स्वाद कलिया एक संवेदी अंग है। क्या है? स्वाद कलिया एक संवेदी अंग। स्वाद कलिया एक कैसा अंग है? तो संवेदी अंग है, जो स्वाद बताने का कार्य करती है। स्वाद कलिया क्या बताने का काम करती है? तो स्वाद बताने का काम करती है। क्या बताने का काम करती है? यानी स्वाद बताने का काम करती है। यानी टेस्टिंग बड यानी स्वाद कलियों के कारण ही हमें स्वाद का पता चलता है कि स्वाद खट्टा है या मीठा है या तीखा है। निश्चित सा बात है कि जब हम भोजन को मुख में ले जाते हैं और वो भोजन जब जीभ पे जाता है, तो उसके स्वाद का पता हमें किसके माध्यम से पता चलता है? तो वो है हमारा स्वाद कलियों के माध्यम से पता चलता है। किसके कारण? तो स्वाद कलियों के कारण ही हमें क्या करता है? पता चलता है। अब आता है मनुष्य में जो स्वाद कलियां होती हैं, उनकी संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। मनुष्य में स्वाद कलियां की संख्या कितनी होती है? लगभग 2000 से 8000 तक होती है। कितनी होती है? तो 2000 से 8000 तक इनकी संख्या होती है। कितनी? तो 2000 से 8000 तक इनकी संख्या होती है। उम्र के साथ इनकी संख्या घटने लगती है। उम्र के साथ स्वाद कलिया की संख्या जो है क्या होती है? घटने लगती है। क्या होती है? तो हमारा घटने लगती है। अब जीभ के मध्य भाग किस प्रकार के स्वाद, जो जीभ का मध्य भाग होता है, जो जीभ का हमारा जो जीभ का हमारा जो मध्य भाग होता है, वो किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं लगा सकता है। यानी जीभ के मध्य भाग जो है, वो किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है? स्वाद का पता नहीं लगा सकता है। अर्थात वो क्या होता है? स्वाद
हीन होता है, क्या होता है? तो जीभ का मध्य भाग क्या होता है? तो स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन होता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो जीभ का जो मध्य भाग है, किसका मध्य भाग? तो जीभ का, वो स्वाद का पता नहीं लगा सकता है। क्या नहीं पता लगा सकता है? तो स्वाद का पता नहीं लगा सकता है, जीभ का मध्य भाग। ऐसे स्वाद कलियां तो सब जगह पाई जाती है जीभ में, लेकिन जो जीभ का जो मध्य भाग है, किसका मध्य भाग? तो जीभ का, वो स्वाद कलियां जो है जीभ के मध्य भाग का, वो स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन होता है। तो समझ में आ गया जीभ के बारे में कि जीभ एक मांसल रचना है। क्या है? मांसल रचना है। जीभ कहाँ स्थित है? तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित है। जीभ में छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों के कारण हमें स्वाद का पता चलता है। किसका पता चलता है? तो स्वाद का पता चलता है। अब देखिए, जो स्वाद का पता चलता है हमें स्वाद कलिया से, तो जो जीभ का जो मध्य भाग होता है वो स्वादहीन होता है। क्या होता है? तो स्वादहीन होता है। जीभ का मध्य भाग कैसा होता है? तो स्वादहीन होता है, यानी वो किसी भी प्रकार का स्वाद का पता नहीं लगा सकता है, यानी वो किसी भी प्रकार का स्वाद का पता नहीं लगा सकता है। क्या? तो किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं लगा सकता है। तो जीभ के बारे में समझ में आ गया। जीभ के बारे में पूरा समझ में आ गया ना कि जीभ एक मांसल रचना है। जीभ क्या है? तो एक मांसल रचना है जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित है। और जीभ के ऊपर, किसके ऊपर? तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे, कैसे? तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण हमें किसका पता चलता है? तो स्वाद का पता चलता है। तो हमारा समझ में आ गया, जीभ हमारा खत्म हुआ। जीभ हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। जीभ हम पहले ही बताए हैं कि जीभ एक मांसल रचना है जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित है। और इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हें स्वाद का पता चलता है। बीच वाला भाग स्वादहीन होता है। तो हमारा जीभ अब क्या हुआ? खत्म हुआ। जीभ क्या हुआ? खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं लार ग्रंथिया के बारे में। किसके बारे में? तो लार ग्रंथिया के बारे में। हाँ, अब हमारा मुख गुहा में दांत था, जीभ था, लार था। क्या क्या था? दांत था, जीभ था, लार था, जिसमें हम दांत खत्म कर चुके हैं और जीभ भी खत्म कर दिए। अब हमारा बारी आता है लार ग्रंथिया के बारे में। किसके बारे में? तो लार ग्रंथिया के बारे में। किसके बारे में? तो लार ग्रंथिया के बारे में। ये हमारी सहायक लार ग्रंथिया के बारे में हम शुरू में ही बता चुके थे। यहाँ आते हैं कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितनी? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। और उसके बाद या जीभ के नीचे, ऊपर तथा गाल के चारों किनारे पर पाई जाती है। जो लार ग्रंथियां है वो जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे और गाल के चारों ओर, मतलब हमारे मुंह में, हमारे मुख के चारों ओर लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब हमारा आता है कि लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक हमारा है लाइसोजाइम, एक हमारा क्या है? तो लाइसोजाइम। लार ग्रंथिया में जो 2 प्रकार के
इंजाइम स्रावित होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? इंजाइम स्रावित होते हैं। सबसे पहले तो हमारा लार करता क्या है? लार जो है वो जब मुख में भोजन रखते हैं तो उस उलट पुलट करने का काम जीभ का होता है। उसमें लार जो है उसमें जाके लार मिल जाता है भोजन में, और भोजन के जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? तो सरल घटकों में तोड़ देता है। किसमें? तो सरल घटकों में। हमारा लार ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती है। कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की पाई जाती है। उस वक्त हम ये बताए हैं, लेकिन ये क्या है? ये इंजाइम है। ये क्या है? ये इंजाइम है। लेकिन ये हम क्या बता रहे हैं आपको कि लार ग्रंथियां मुख्य रूप से बताए है ना 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। पहला पैरोडिट ग्रंथि। क्या? पहला पैरोडिट ग्रंथि। दूसर का सबमंडिबुअल ग्रंथि। क्या? सबमंडिबुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। तो हमारा पहिल का जो पैरोडिट ग्रंथि है, पहला हमारा क्या है? तो पैरोडिट ग्रंथि। पहला क्या है? तो पैरोडिट ग्रंथि। ये हमारी मुख की सबसे बड़ी लार ग्रंथिया है। मुख की सबसे बड़ी लार ग्रंथिया क्या है? तो पैरोडिट ग्रंथि। क्या? तो पैरोडिट ग्रंथि मुख की सबसे बड़ी लार ग्रंथिया है। क्या है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथिया क्या है? तो पैरोडिट लार ग्रंथि, मतलब पैरोडिट ग्रंथि। तीसरा का दूसरा क्या है? सब मंडिबुअल ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी लार ग्रंथियां। सबसे छोटी लार ग्रंथियां क्या है? तो सब मंडिबुलर या ग्रंथि। क्या? सब मंडिबुअल ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथियां है, और बाकी ये जो ग्रंथियां है सब लिंगुअल ग्रंथि। तो बस इतना याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोडिट ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि सब मंडिबुअल ग्रंथि। हमारे मुख में प्रतिदिन एक से या 1.5 लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर क्या होता है? लार निकलता है हमारे मुंह में से। हमारे मुख से कितना प्रतिदिन कितना लार निकलता है? 1 लीटर या 1.5 लीटर। 1 लीटर या 1.5 लीटर हमारे मुख से लार स्रावित होता है, यानी निकलता है। क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? तो निकलता है। अब अब आते हैं कि हमारे मुख से लार ग्रंथियों में से मुख से 2 प्रकार की एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो 2 प्रकार के। पहिल का लाइसोजाइम एंजाइम। पहिल का क्या है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। पहला क्या है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। पहला क्या है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा क्या है? टाइलिन एंजाइम। हमारे मुख में मुख्य रूप से लार ग्रंथिया से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा का टाइलिन एंजाइम। समझ में आ गया? जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है यह एक जीवाणु रोधी एंजाइम है। जो लाइसो देखो समझते हैं, जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये जीवाणु रोधक एंजाइम है। ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे में हम कभी गंदा खाना खा लेते हैं, जैसे कोई नीचे कुछ रखा हुआ है और उठाए या पटाख से खा लिए, तो वो जो जीवाणु अंदर जाता है उसी को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी जो हम गंदे खाने के साथ जो हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं उसको कौन नष्ट करता है? कौन उसको मारता है? तो लाइसोजाइम करता है। क्या करता है? लाइसोजाइम करता है, जो मुख में बैक्टीरिया को मार देता है। जो मुंह में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। क्या? तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। क्या करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ये जीवाणु रोधी है, और ये मुख में किसको मार देता है? तो बैक्टीरिया को मार देता है। किसको मार देता है? तो बैक्टीरिया को। अब ये जो टाइलिन है यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। जो देखो अब टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, किसका? कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है? जो चोकर होता है ना, चोकर, उसी का ये क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? तो पाचन करता है। ये भोजन में मौजूद स्टार्च यानी मंड को
माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। ये जो भोजन को किस में परिवर्तित कर देता है, किसमें बदल देता है, तो माल्टोज में बदल देता है। किस में बदलता है, तो माल्टोज में बदल देता है। किस में बदलता है, तो माल्टोज में बदल देता है। समझ में आ गया दोनों क्यों, दोनों बातें समझ में आ गई कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया को मार देता है, ये जीवाणु रोधी एंजाइम है। और टाइलिन क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट ये सब का जो पाचन है बहुत स्पीड में होता है, लेकिन मैदा का पाचन बहुत धीरे होता है, क्योंकि वो चिपचिपा होता है, वो जाके आंत में इधर उधर जाके चिपक जाता है। तो ये दोनों समझ में आ गया। हमारे लाल ग्रंथिया में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, निकलते हैं, एक लाइसोजाइम, दूसरा का टाइलिन। लाइसोजाइम जीवाणु रोधक होता है, जो जीवाणु को मारने का काम करता है। और टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन हमारा क्या करता है, टाइलिन टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है, पाचन करता है, तथा भोजन को किसके रूप में बदल देता है, भोजन को किसके रूप में बदल देता है, तो माल्टोज के रूप में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कभी कभी जो पैरोडिट ग्रंथियां है, कभी कभी क्या होता है, पैरोडिट ग्रंथियां विषाणु से, यानी जीवाणु विषाणु से क्या होती है, संक्रमित हो जाती है। क्या हो जाती है, तो संक्रमित हो जाती है, यानी उसको क्षति पहुंचता है, जिससे उसकी ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जिसकी वो जो पैरोडिट ग्रंथियां है वो जीवाणु विषाणु उस पर संक्रमित हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, वो उस पे सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, सूजन हो जाता है। इससे गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं, इसे गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। गल फुल्ला, जो गलवा नहीं फूल जाता है, वो किसके कारण होता है, यहाँ होता है पैरोडिट ग्रंथिया। क्या होता है, पैरोडिट ग्रंथिया। कभी कभी जो क्षतिग्रस्त जीवाणु व विषाणु होते हैं वो पैरोडिट ग्रंथिया को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो संक्रमित कर देते हैं, जिससे वो उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, तो सूजन आ जाता है। और इसी सूजन को क्या, इसी पर के ये सब जो हो जाता है, उसी को ना कहते हैं गलसुआ की गलफड़ भी उसको बोलते हैं। जो व्हाइट वाला नहीं होता है उसको यहाँ पे चिपका लिया जाता है। तो वो किसके कारण होता है, समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि यही का भइल बा, तो वो भी बता दीजिएगा किंग भइल बा। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाया वो आप उसको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। क्या होता है, पैरोडिट जो ग्रंथिया है, पैरोडिट जो ग्रंथिया है उसमें क्या हो जाता है, पैरोडिट ग्रंथिया में क्या हो जाता है, विषाणु संक्रमित कर देता है। विषाणु जो है ये ग्रंथिया को संक्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। और इसे ही ना गलसुआ कहते हैं, इसे ही ना गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। जैसे ऐसे ही ना फूल जाता है, क्या हो जाता है, तो हमारा फूल जाता है। ये समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया ना। लार ग्रंथिया के बारे में समझ में आ गया कि लार ग्रंथिया क्या है। लार ग्रंथिया हमारा क्या है, लार ग्रंथि जो है मनुष्य में 3 जोड़ी पाया जाता है, जो जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे तथा गाल के चारों ओर पाया जाता है। क्या हो जाता है, गाल के चारों ओर पाया जाता है। और जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 जोड़ी पाई जाती हैं मनुष्य में। पहल का पैरोडिट ग्रंथिया, उसके बाद सबमंडिबुअल ग्रंथिया, तीसरा क्या है कि सबलिंगुअल ग्रंथि। जो ये पैरोडिट ग्रंथिया होती है सबसे बड़ी होती है, और ये जो सबमंडिबुअल ग्रंथिया है ये सबसे छोटी होती है। अब ये जो हमारा क्या है, पैरोडिट जो लार ग्रंथिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, एक लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन। एक लाइसोजाइम, तीसरा दूसरा टाइलिन। लाइसो जो जाइम है वो जीवाणु रोधी होता है, यानी जब हम कभी गंदे खाने खा लेते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या हो जाता है, जीवाणु चला जाता है। जीवाणु को वो नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, तो वो नष्ट करने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम। दूसरा क्या है, टाइलिन। क्या है, टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है,
ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट को। और भोजन के जो स्टार्च होते हैं, भोजन को किस रूप में बदल देता है? तो मुल्टाज के रूप में बदल देता है, सॉरी, माल्टोज के रूप में बदल देता है। किसके रूप में बदल देता है? किस में परिवर्तित कर देता है? तो माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या? माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। और एक और चीज जाने हैं कि जब पैरोटिड ग्रंथियां को विषाणु जो है संक्रमित कर देता है, क्या कर देता है? तो संक्रमित कर देता है, जिससे जिससे क्या हो जाता है? पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन पैदा हो जाती है और उससे हमें एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है गलसुआ। क्या नाम है बीमारी का? तो गलसुआ नामक बीमारी हमको हो जाता है। क्या हो जाता है? गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। तो समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा पानी पी लें, तब तक आप रिवीजन करिए मन में। तो हम आगे बढ़े। हमारा जीभ खत्म हुआ, जीभ खत्म, दांत खत्म हुआ, जीभ खत्म हुआ, लार ग्रंथियां खत्म हुआ। अब हमारा मुख, अब सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है और ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार के द्वारा, गुदा के द्वारा गुदा तक आके खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और ये जो मुख से लेकर, मतलब मुख से लेकर हमारा जो गुदा तक का है वो पूरा 9 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? 9 मीटर का होता है। ये हमारी पाचन की क्रिया यहाँ से चालू होती है। तो पाचन की क्रिया सबसे पहले मुख से चालू होती है। तो मुख में जो पाचन की क्रिया में कौन कौन सहायक होता है? तो हमारा दांत सहायक होता है, जीभ सहायक होता है और लार ग्रंथिया होता है। तो दांत समाप्त हो गया, लार ग्रंथिया मैंने भी पढ़ा दिया, और जीभ के बारे में भी हमने पढ़ा दिया। जीभ के बारे में भी हमने क्या किया? पढ़ा दिया। तो अब मुख में हमारा मुख खत्म होता है। अब हमारा क्या चालू होगा? ग्रास नली। क्या? ग्रास नली। अब हमारा क्या चालू होगा? पाचन तंत्र में हमारा कौन सा तंत्र चालू होगा? तो ग्रास नली। क्या? तो ग्रास नली। कल मेरा बर्थडे था तो इसीलिए हम क्लास नहीं ले पाए। अब हमारा चालू होता है, हाँ, ग्रास नली, भोजन का पाचन ग्रास नली में जाना। अब देखिए, जैसे थोड़ा पीछे आएंगे तो जब हम भोजन को मुख में लेते हैं और दांत की क्रिया, दांत से भोजन को चबाते हैं, जीभ से भोजन को उलट पलट करते हैं, और लार से इंजाइम, विभिन्न लार को छोड़ के, विभिन्न इंजाइमों को छोड़ के भोजन का जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ देते हैं। उसके बाद उसको निगलने के योग बना देते हैं। तो निकलने के बाद वो ग्रस नली से होते हुए, किससे? ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है? तो हमारा आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? तो हमारा आमाशय में जाता है। कहाँ से जाता है? तो ग्रास नली एक लंबी नली होती है। क्या होती है? नली होती है, जिसकी सहायता से जो भोजन होता है वो मुख से भोजन निकलता है ग्रास नली में, और ग्रास नली से होते हुए हमारा कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो आमाशय में चला जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हम यहाँ से ग्रास नली में जाया और डायरेक्ट जाके भोजन फड़ाक से आमाशय में गिरा, धौक से, अलग पोक से, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक क्रिया होती है, जिसे पानी पीते हैं तो ये ऊपर नीचे जाता है, यानी ग्रास नली में एक क्या होता है? संकुचन होता है, शिथिलन होता है, जिसे कर्मानुकुंचन कहते हैं। कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। कर्माकुंचन के गति के कारण ही भोजन आराम आराम से आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आमाशय में। जैसे हम पानी वानी पीते हैं तो यहाँ पे हमारे एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है, तो ये क्या होता है? सिकुड़न होता है, इसमें फैलाव होता है, शिथिलन होता है। इसी प्रक्रिया को कर्मा कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मा
कुंचन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण आराम आराम से जो भोजन है वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो आमाशय में चला जाता है, इसी नली के द्वारा। किस नली के द्वारा? तो ग्रास नली के द्वारा। आइए समझते हैं कि जो हमारा ग्रास नली है, मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। जो हमारा मुख में जो भोजन पचा रहता है, मुखी में जो हमारा भोजन पचा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलस। मुख में पचा भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। हाँ, मुख गुहा से लार में सना हुआ भोजन निगल द्वार के कृष्णनी में पहुंच जाता है। ये वही बात कह रहा है जो अभी मैंने समझाया है कि मुख गुहा में लार से मिले भोजन ग्रास नली के माध्यम से वो अमाशय में चला आता है। क्या चला आता है? अमाशय में चला आता है। यही है हमारा ग्रास नली। ये ऐसा ही एक नली होता है जिसके माध्यम से भोजन यहाँ कर्मानुकुंचन होता है, और यहाँ आके ये अमाशय में क्या हो जाता है? अमाशय में भोजन चला आता है। कहाँ चला आता है? तो अमाशय में भोजन हमारा चला आता है। यहाँ ग्रास नली है ना, यहाँ से भोजन अमाशय में चला आता है। कहाँ चला आता है? तो अमाशय में चला आता है। खत्म ही होने वाला है। अब आता है बारी। इसमें भी वही बात कहा गया है कि यह एक लंबी संरचना है। जो ग्रास नली है वो एक क्या है? लंबी संरचना है। यह 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर का होता है? तो 25 सेंटीमीटर का। यानी ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। जो कहाँ जाकर खुलती है? तो अमाशय में जाकर खुलती है। कहाँ जाकर खुलती है? तो अमाशय में जाकर खुलती है। मतलब ये अमाशय से जाके कनेक्ट होता है। और ये कितना, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? तो हमारा 25 सेंटीमीटर किसकी लंबाई होती है? तो ग्रास नली की होती है। ये कहाँ जाके खुलता है? तो अमाशय में खुलता है। यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। ये कुछ नहीं करता है, ये बस मुख में जो भोजन होता है उसको, मुख में जो भोजन होता है, अभी मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो मुख में जो भोजन होते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यानी बोलस को, ये एक बोलस को यानी भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए, यहाँ वही बात कहा गया है कि यह एक नली है। ये भोजन को कहाँ पहुंचाने के लिए? अमाशय तक पहुंचाने के लिए यह एक रास्ता प्रदान करता है। क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है। और ये कितना सेंटीमीटर का होता है? तो 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना? तो 25 सेंटीमीटर का होता है। और ये देखिए ये किससे आके ज्वाइंट है? तो ये हमारा अमाशय से आकर क्या है? ज्वाइंट है। क्या है? अमाशय से आके ज्वाइंट है। समझ में आ गया? ये हमारा अमाशय, ये हमारा ग्रास नली है जो 25 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें कर्मानुकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन नीचे सरकता है। और ये कर्माकुंचन की एक प्रक्रिया होती है जिससे भोजन क्या होता है? धीरे 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 भोजन सरकता हुआ अमाशय में चला आता है। क्या होता है? अमाशय में चला आता है। क्या होता है? तो अमाशय में चला आता है। हमारा कर्माकुंचन किसे कहते हैं? हम आपको पहले ही बता दिए हैं, एक बार यहाँ भी देख ले। भोजन ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन यानी फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। यानी जब जब भोजन जो है ग्रास नली में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? उसमें शिथिलन होता है, सिकुड़न होता है, फैलाव होता है, जिससे भोजन धीरे 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 अमाशय में सरकता है। इसी सिकुड़ने और फैलने और शिथिलन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो हमारा
कर्मानुकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कर्मानुकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। तो ग्रास नली समझ में आ गया कि ग्रास नली एक नली की जैसी संरचना है जो भोजन को, जो मुख में जो भोजन होते हैं उसको आमाशय तक जाने का एक रास्ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रास्ता प्रदान करता है। और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें एक क्रिया होती है कर्माकुंचन, जिससे भोजन धीरे धीरे सरकते हुए आमाशय में चला जाता है। ये हमारा ग्रास नली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। अब आगे आते हैं। अब हमारा आज पीडीएफ बहुत कम बना है, तो आज के लिए तो क्लास इतना ही रहेगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारा आमाशय जो है, जो हमारा जो आमाशय है, आमाशय के बारे में हम कल चालू करेंगे। आमाशय के बारे में हम कल चालू के लिए आज के लिए इतना है, क्योंकि आज हम 4 चीजें पढ़े हैं। मुख गुहा के अंदर 3 चीजें पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े पहले ये याद रखिए। मुख गुहा में हमारा पाचन की क्रिया मुख गुहा से चालू होती है। किससे चालू होती है? तो मुख गुहा से चालू होती है। किससे चालू होती है? तो हमारा मुख गुहा से चालू होती है। जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो जिसमें हमारा सबसे पहले हमारा जीव होता है। तो जीव एक क्या है? मांसल रचना है। जीव क्या है? मांसल रचना है, जिस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसने स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण हमें स्वाद का पता चलता है। इसका बीच वाला जो भाग है, इसका जो बीच वाला भाग है वो क्या होता है? स्वादहीन होता है। और इसकी संख्या लगभग 200 से 8000 होती है। क्या होती है? 200 से 8000 होती है। उसके बाद हम पढ़े लार ग्रंथिया के बारे में कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पेरोटिड सबसे बड़ी होती है, सब मंडल सबसे छोटी होती है। और हमारे मुख से प्रतिदिन 1 लीटर या 1.5 लीटर क्या होता है? लार निकलता है। और पेरोटिड ग्रंथियां जो है कभी कभी क्या हो जाती है? विषाणु उन पर संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण उसमें सूजन हो जाता है। और उसी के कारण हमें गलसुआ बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? गलसुआ बीमारी हो जाता है। अब हमारी जो लार ग्रंथियां है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। एक हमारा लाइसोजाइम, दूसरा का हमारा टैलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? वो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। और ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च को माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। किसके रूप में? माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब हम आगे आए हैं ग्रास नली के बारे में पढ़े। ग्रास नली मुख्य गुहा में जो भोजन होता है उसको आमाशय तक पहुंचाने का एक नली होता है, जिसका लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। और इसमें क्रिया होती है कर्माकुंचन की क्रिया, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे आराम से घसकते हुए आमाशय में चला जाता है। क्या हो जाता है? तो आमाशय में चला जाता है। तो आज हम ग्रास नली तक ही रहने देंगे। आज हमारा उतना पीडीएफ नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्लास में आपको आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, नेक्स्ट क्लास में पाचन की क्रिया हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, या उसके आगे, मतलब 2 क्लास में आपका पाचन की क्रिया अब लगभग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा ग्रास नली तक ही रहने दीजिए। थैंक यू सबको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप जो भी क्लास करने बैठिए पहले एक बार पीछे का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे से मिला हुआ है। तो पीछे का रिवीजन करिएगा तब भी आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर कल 1 बजे नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो आपको आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि जो मल द्वार गुदा के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।